हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 42nd। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। हाइपोथायराइडिज्म, डेफ म्यूटिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा तो डेफ म्यूटिज्म भी होता है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, लो आईक्यू भी होगा बेबी में। और इसके बाद फिर यहाँ पर स्किन, एबनॉर्मल स्किन भी होगी और स्टंटेड ग्रोथ होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेटिनिज्म। और ये जो डॉग्स होते हैं इनको बोलते हैं क्रीटीन्स। तो ये स्टेट मैचिंग सही दी हुई है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इससे सीवियर डिसफिगरमेंट होता है। ये अगर चाइल्डहुड में अर्ली स्टेज में होगा तो ये जाइगेंटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर एडल्ट स्टेज के बाद होगा तो यहाँ पर ये एक्रोमेगैली के लिए। हाई पिच ऑफ वॉइस, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सही है, ईस्ट्रोजन की वजह से होगा ये। और ग्लूकोनियोजेनेसिस कंट्रीब्यूट्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, ये क्या होगा, ये हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, 91। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, when one carbon dioxide molecule is fixed as triose phosphate, जब ट्रायोस फॉस्फेट के फॉर्म में फिक्स होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकली मेड हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड इन द रिडक्शन फेज। तो कैल्विन साइकिल में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है तो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है यहाँ पर रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन। तो यहाँ पर पूछा गया रिडक्शन वाले स्टेप में कार्बोक्सिलेशन, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है, और इसमें कार्बोक्सिलेशन के बाद बनेगा 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और इसका फिर होगा रिडक्शन। रिडक्शन किसकी मदद से होता है? तो यहाँ पर एटीपी भी खर्च होती है और 2 NADP2H, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करेगा। तो यहाँ पर ये ADP और NADP प्लस में चेंज हो जाएगा, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, चूंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे, और इस प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADP2H यहाँ पे खर्च होंगे। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। वेयर इज द हंगर सेंटर लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन? तो हंगर सेंटर हो, थर्स्ट सेंटर हो, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर हो, सेटाइटी सेंटर हो, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हो, या तो ये सारे सेंटर्स कहाँ पर हैं? हाइपोथैलेमस। पॉन्स में क्या है? तो पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस के सेंटर हैं। इसके अलावा यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए भी सेंटर है, और वॉमिटिंग सेंटर भी यहीं पर है। तो आंसर होगा थर्ड। Now question number 94. Initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth takes place in cells of, तो ये रूट में ये पेरिसाइकिल से अराइज होंगी। लेटरल रूट्स, तो इनकी ओरिजिन कैसी हुई? ये ओरिजिन हो गई एंडोजिनस। और यहाँ पर जो वैस्कुलर कैम्बियम होगा इसमें पेरिसाइकिल भी कंट्रीब्यूट करेगी, प्लस कंजंक्टिव टिश्यू वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लैक ओपरॉन, आई जीन कोड्स फॉर, आई जीन किसके लिए हो गई?
ये रिप्रेसर mRNA बनाएगी, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, रेगुलेटर जीन, फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर सीक्वेंस जो है, और इसके बाद है फिर यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A. Z is for beta galactosidase, Y is for permease and A is for trans-acetylase. तो I यहाँ पर रिप्रेसर mRNA और ये रिप्रेसर प्रोटीन. ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है ये फिर इंड्यूसर इससे आकर के बाइंड करता है, तो ये फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से फिर ये यहाँ पर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाती है. तो यहाँ पर लैक ऑपरॉन आई जीन कोड्स फॉर, आई इज़ फॉर रिप्रेसर, जेड जीन ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई इज़ फॉर परमिएज एंड ए इज़ फॉर ट्रांसएसिटाइलेज. तो ए का फोर्थ और बी इज़ थर्ड, सी इज़ सेकेंड एंड डी इज़ first. 95 is second. Now we move to other question. Question number 96. Match list 1 with list 2 Chlamydomonas. तो according to Whitaker's 5 kingdom classification, ये यूनिसेलुलर एल्गी, ग्रीन एल्गी है, तो किस में रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में. साइकस, साइकस किसका मेंबर है? जिम्नोस्पर्म का. सिलेजिनेला, सिलेजिनेला किसका है? ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है, हेट्रोस्पोरस होता है. स्फैगनम, पीट मॉस या बॉग मॉस, ये ब्रायोफाइट्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ए इज़ थर्ड, बी इज़ फोर्थ एंड सी इज़ सेकेंड एंड डी इज़ फर्स्ट. आंसर होगा यहाँ पर 96 सेकेंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 97. Given below are two statements. DNA polymerases catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3'. तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, एक स्टैंड 3', 5', दूसरा 5' to 3'. तो यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर इस डायरेक्शन में जो बनेगा 5', 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी, ये कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी. और ये वाला जो बनता है ये डिसकॉन्टिन्यूसली बनता है. तो सेमी डिसकॉन्टिन्यूस और बाई डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव, ये सब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए टर्म्स हैं. तो ये सही है यहाँ पर. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन वन स्टैंड द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस और दूसरे स्टैंड पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. आंसर हो गया 97 का फोर्थ. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 98. द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज. तो ये फैबेसी, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी. तो यहाँ पर ब्रासिकेसी जो होती है बाईमेरस या टेट्रामेरस बोला जाता है. इसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो फ्लोरल यूनिट्स वो 4 या उसके मल्टीपल में. तो ये 2, 3, 4 और यहाँ पर ये टेट्राडाइनमस कंडीशन, बाहर के 2 छोटे, अंदर के 4 स्टमेंस जो होते हैं वो बड़े होते हैं. तो ये ब्रासिकेसी का फीचर है. फैबेसी यहाँ पर कैसा है? ये पेंटामेरस है. टेट्रा ये डाइएडल्फस कंडीशन भी शो करता है. और सोलेनेसी, सोलेनेसी भी ये पेंटामेरस है. लिलिएसी जो है ये ट्राइमेरस है, ये 3 के मल्टीपल में, ये 5 और ये भी 5. तो यहाँ पर यूनिट्स 4 या 6 दिखाए गए हैं. तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये जो यहाँ पर कंडीशन दिखाई गई है, अंदर वाले 4 बड़े स्टेमेंस और बाहर वाला वर्ल में 2 छोटे होते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनमस. और अगर ये फैबेसी का होता तो वहाँ पर 9+1 इस तरह से 9 स्टेमेंस आपस में यूनाइटेड और एक को अलग दिखाया जाता है अंतर को. तो ये कंडीशन कहलाती है डाइएडल्फस कंडीशन. ये फैबेसी में है. तो यहाँ पर आंसर हो गया सेकंड. नाउ वी मूव टू अदर. द नंबर ऑफ टाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट अकर्स ड्यूरिंग सिंगल टीसीए साइकिल. एक टीसीए साइकिल जब होती है तो यहाँ पर जब अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बनता है, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज हैविंग 5 कार्बन्स. तो इससे पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और इसके बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है. इसके बाद बनेगा सक्सिनिल को एंजाइम ए,
फिर इसके बाद सक्सेनिक एसिड, देन फ्यूमरिक एसिड, देन मैलिक एसिड, देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और यहाँ पर इस तरह से, तो ये दो जगह ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। ये वाले सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे 4 कार्बन के, और इससे पहले जो है ये सब आइसोसेट्रेट वगैरह ये 6 कार्बन के। तो आंसर हो गया यहाँ पर 2, 99 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। Given below are two statements. Sickle cell anemia and hemophilia are autosomal dominant traits. सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया ये कैसे हैं? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। गलत दिया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया ये इसका क्रोमोसोम जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होती है, क्रोमोसोम नंबर 11। हीमोफीलिया ए और बी टाइप, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 डेफिशिएंट होता है, और ये सेक्स लिंक्ड है। एक्स क्रोमोसोम पर इनका जीन होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड, ये सही है। सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर बीटा चेन जो होती है वो अफेक्टेड होगी, और 6th पोजीशन पर CTC की जगह क्या हो जाता है? CAC, और इसकी वजह से यहाँ पर mRNA जो बनेगा उसमें GAG से GUG चेंज आता है, और अमाइनो एसिड जो होता है ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पर वैलिन। तो सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड, ये सही है। हीमोफीलिया में भी क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स किसमें प्रेजेंट हैं? ब्लड में। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर 3rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101st। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. When a particular restriction enzyme cuts a strand of DNA, overhanging stretches or sticky ends are formed. तो ठीक है, जैसे EcoR1 पर्टिकुलर टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की जा रही है, तो EcoR1 अगर हम ले लें तो ये GAATTC इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और ये यहाँ पर कट करता है G और A के बीच में, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर से हट के थोड़ा सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के। तो इसकी वजह से ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस क्रिएट होंगे, तो ये सही है। ऑल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, ये गलत है, क्योंकि कुछ जो है वो ब्लंट एंड्स भी क्रिएट करेंगे, जैसे हिन D2 हो गया या EcoR5 हो गया, तो ये ब्लंट एंड्स क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। असर्शन सही है बट रीज़न इज नॉट करेक्ट। आंसर होगा 1st। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102nd। गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रेफरेंस टू देयर एस्टिमेटेड नंबर फाउंड इन अमेजन फॉरेस्ट। तो अमेजन फॉरेस्ट में अगर देखा जाए तो प्लांट्स कितने थे? ये 40,000। इनवर्टिब्रेट्स कितने थे? 1.25 लाख। फिशेस कितनी थी? तो ये 3,000। मैमल्स थे 427 और बर्ड्स थी 1,300। तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले B, फिर इसके बाद आएगा A, फिर इसके बाद आएगा C, फिर आएगा E और फिर आएगा D। तो B A C E D आंसर होना चाहिए 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103rd। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एन एडेनिन डेरिवेटिव? तो एडेनिन डेरिवेटिव यहाँ पर कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। काइनेटिन। तो
आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। विच द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, लीव्स ऑफ टी, पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, ये सब क्या है, स्क्लेरेनकाइमा के टाइप। स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड्स जो है वो प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा का टाइप है ये। दो टाइप के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। जो राउंड शेप है वो स्क्लेरिड्स। तो यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इन जनरल द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो एम्ब्रियो सैक की अगर बात की जाए तो एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है और फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेगा। 3 एंटीपोडल्स हो गए, बीच में एक ये सेंट्रल सेल, इसकी प्रोडी होगी N+N। तो ये गैमेटोफाइट है, तो सारी सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। इनको बोला जाता है, ये एग सेल है, माइक्रोपाइलर एंड पर है, और ये 2 सिनर्जिड्स। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया एग अपरेटस। इसके अलावा यहाँ पर ये 3 एंटीपोडल्स, ये चलेजल एंड पर होंगी, और ये होगा यहाँ पर सेंट्रल सेल। तो 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. 105 is first. Now we move to other question. Question number 106. Match list 1 with list 2. Imbricate. Imbricate किसमें, कैसिया गुलमोहर। वॉल्वेट, वॉल्वेट का कैलोट्रोपिस। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें है, बीन में, फैबेसी लेगुमिनोसी फैमिली। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड किसमें है, कॉटन में। तो ऑप्शंस ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। The part of nephron involved in active reabsorption of sodium। तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये तो गलत हो गया, ये नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल किसमें, कॉकरोच में। पीसीटी, यहाँ पर 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड, और यहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, दिस इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। बोमेंस कैप्सूल में क्या होगा, फिल्ट्रेशन। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 108। द फिनोमिना बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज। तो पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होंगी, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, और ये डिफरेंशिएटेड सेल से क्या बन गई हैं, डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पर। तो पैरेन्काइमा सेल्स किस में चेंज हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल, और ये कौन सा मेरिस्टेमेटिक होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये यहाँ पर डिफरेंशिएटेड थी और ये फिर से कैसी हो जाती है, अनडिफरेंशिएटेड। तो ये कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को बोला जाएगा डी डिफरेंशिएशन, जिसके द्वारा ये चेंज हुआ है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इन मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो पैकेटीन स्टेज है जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत भी यहीं से होगी और क्रॉसिंग ओवर का एंड भी इसी स्टेज में हो जाता है, और यहाँ पर एंजाइम यूज होता है रिकॉम्बिनेज। तो आंसर हुआ यहाँ पर 109 का सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड। तो ये देखा हुआ है पीछे क्वेश्चन में भी, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है क्रेब साइकिल में। ओनली कंपाउंड विच इज हैविंग 5 कार्बन, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो ये सही है। ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड, क्रेब साइकिल, ये 4 कार्बन नहीं, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है।
एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है और ग्लाइकोलिसिस, इसका यूज़ होता है लिंक रिएक्शन में। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में, और ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा प्लस NAD2H का फॉर्मेशन। तो इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो लिंक रिएक्शन में ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, ग्लाइकोलिसिस में नहीं। मैट्रिक्स में होगी माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो ये 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड, TCA साइकिल, TCA साइकिल नहीं, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये ग्लाइकोलिसिस। और ये फिर चेंज होता है पायरुविक एसिड में। तो आंसर हुआ यहाँ पर, करेक्ट मैच पूछा गया है, ओनली ए। 110। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111. The World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg placed for। तो 2002 में जो वर्ल्ड समिट हुई थी, ये फॉलो अप था किसका, अर्थ समिट का। अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में हुई थी 1992 में। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, तो ये इसका उद्देश्य था। और इसी के बाद फिर यहाँ पर इसके फॉलो अप में वर्ल्ड समिट, ये जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये इसका उद्देश्य था। और बाई 2010 190 कंट्रीज़ ने इसमें प्लेज ली थी। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 111। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। तो 112 में दिया हुआ है कि द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट टू बी बैग्ड, और देयर इज़ नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में फीमेल पेरेंट जैसे चूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे बाईसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन करते हैं। इमैस्कुलेशन जो होगा वो बर्ड स्टेज में किया जाएगा, एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। तो फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट बी बैग्ड, लेकिन इमैस्कुलेशन नहीं होगा अगर यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन बाकी के स्टेप्स होंगे। तो नीड नॉट बी बैग्ड यहाँ गलत दिया हुआ है। देयर इज़ नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं है तो इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी रीबैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी सही है, यहाँ पर रीबैगिंग की जाती है। और इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स, ये भी ठीक है। और ये बैगिंग या रीबैगिंग का पर्पस क्या, तो प्रिवेंट फ्रॉम कंटेमिनेशन के इसका अनडिजायर्ड पॉलिन वहाँ पर ना पहुंचे इसलिए। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोन या रिवर्स एक्टेड, ये इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटोलाइन इसमें गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पर बी, सी और डी सही दिया हुआ है, और चूज करेक्ट आंसर बताना, तो बी, सी एंड डी सेकंड। Now we move to other question. Question number 113. Select the correct statements regarding dissolved oxygen and biochemical oxygen demand. BOD is inversely related to dissolved oxygen. तो जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ही ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा होगा तो माइक्रोब्स जो है ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी। तो BOD is inversely proportional to dissolved oxygen, सही हुआ है। Only dissolved oxygen are affected by amount of organic matter in the water body। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो कम होगी, लेकिन इसकी वजह से एनॉक्सिक कंडीशन हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हाइपोक्सिक कंडीशन। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक लाइफ है वो भी अफेक्टेड होगी। तो ये गलत होगा कि सिर्फ ओनली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। हाई BOD लीड्स टू हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हाई BOD है तो हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये गलत है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पर लो होगी।
Both BOD and dissolved oxygen are indicator of health of a water body. Both BOD and dissolved oxygen are indicator of health of a water body. ये सही है. और both BOD and dissolved oxygen are affected by amount of organic matter in the water body. ये भी सही है. तो यहाँ पर E, D और A ये सही है. आंसर क्या देना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द A, D एंड E ओनली. ये सही है. करेक्ट स्टेटमेंट बताना था. 113 इज सेकेंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 114. BT कॉटन इज नॉट. तो BT कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होगा, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, ये भी सही है. यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से क्राइजीन जो है वो ऑब्टेन की जाती है और इसको फिर प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं. BT कॉटन, BT कॉर्न, BT ब्रिंजल. तो रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, ये गलत है. यहाँ पर पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट है. पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, लेकिन रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स ये गलत. नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड ए ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम. तो पहली लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो वाटर में हुई है और उसके बाद फिर माइग्रेट हुई है टेरेस्ट्रियल. तो वाटर टू लैंड आंसर होना चाहिए फोर्थ. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 116. सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स. तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन हो गया. ट्रिप्सिन, ये भी पैंक्रियास से सिक्रीट होता है एंजाइम, प्रोटीन है. इंसुलिन, इंसुलिन में भी A एंड B पॉलीपेप्टाइड चेन्स. प्रो इंसुलिन होगा तो C पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी होंगी. तो यहाँ पर 4 चौथा आंसर है. Now we move to other question. Question number 117. Bacteriophage. Match list 1 with list 2. Bacteriophage 5 times 174. तो इसमें है 5386 न्यूक्लियोटाइड. Bacteriophage lambda, इसमें 48,502 बेस पेयर. E. coli में है 4.6 मिलियन या 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर और हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 इंटू 10⁻9. तो A इज सेकेंड, B इज फर्स्ट, C इज फोर्थ एंड D इज थर्ड. आंसर हुआ थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 118. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीडेड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स. तो एपोमिक्टिक जीन्स अगर इंट्रोड्यूस कर दी गई तो ये क्लोन्स बनाएंगी. हाइब्रिड वैरायटीज़ में जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे उनके कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे और फार्मर्स को हर साल नए हाइब्रिड सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर. आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 119. Read the following statements and identify characters related to the alga shown in the diagram. तो ये क्या है? मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी. ठीक है. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है. ग्रीन एल्गी है स्टार्च के फॉर्म में. इट इज मोनोइशियस प्लांट शोइंग ओव्यूल्स एंथ्रीडियम. ये गलत है. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल. ये भी गलत है. इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजेंथिन. ये भी गलत. तो A, C एंड फ्यूकोजेंथिन ये सब किस में? ये ब्राउन एल्गी में. लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल ये भी किस में? ये भी ब्राउन एल्गी में. फ्रूट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन. तो A और B यहाँ पर सही है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. 119 का होगा फर्स्ट. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 120. Which type of selection explains industrial melanism observed in moth, Biston betuleria? तो बिस्टन बेटुलेरिया में प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920s में यहाँ पर क्या था? कार्बन सूट का प्रोडक्शन हुआ तो जिसकी वजह से लाइकेन की ग्रोथ जो थी वो इनहिबिटेड हो गई. लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेशन करते हैं ये.
तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डार्क विंग्ड मॉथ थे वो ज़्यादा सर्वाइव किए पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पॉपुलेशन में किसका नंबर बढ़ जाएगा? डार्क विंग का। लाइट विंग मॉथ्स का नंबर यहाँ पर कम हो गया था अर्बन एरियाज में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो इस वजह से ये कैसा सिलेक्शन हुआ? ये डायरेक्शनल। अगर यहाँ पर मीडियन कैरेक्टर वैल्यू सेलेक्ट होती है तो ये और हायर हो जाता है, और अगर ये एक साइड में शिफ्ट हो जाए, चाहे इस साइड राइट या लेफ्ट, तो ये कैसा हो जाएगा? ये डायरेक्शनल। तो ये यहाँ पर डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल था। और अगर एक्सट्रीम के पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज दोनों सेलेक्ट होते हैं तो ये डिसरप्टिव। तो ये था एग्जाम्पल डायरेक्शनल का। तो दिस इज ऑल I had for you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए और मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूं और हम लोग FST 42 का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए टाइम नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं 121 क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे लिखा है इफ अ फीमेल इंडिविजुअल विद स्मॉल राउंड हेड है, फरोड टंग है, पार्शली ओपन माउथ है एंड ब्रॉड पाम क्रीज भी है ना, और करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज भी है यहाँ पर। ऑल्सो फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। तो बताइए ये कैरियोटाइप की एनालिसिस की जाए तो बताइए कौन सा इंडिविजुअल होगा। तो कैरियोटाइप का मतलब होता है कि भाई आपके क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखना है मुझे। तो अगर मैं आपको यहां पर देखूं तो ये सारे के सारे फीचर आपको क्या डाउन सिंड्रोम से मैच नहीं कर रहे, और अगर ये डाउन सिंड्रोम से मैच कर रहे हैं तो आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम में होती है ट्राइसोमी, और वो भी कौन से पेयर पर? 21st पेयर पर। और आपको ये भी पता है कि 21st पेयर एक ऑटोसोम होगा, तो इसमें ऑटोसोम की संख्या हो जाएगी 45 और सेक्स क्रोमोसोम वैसे ही रहेगा XX और XY। इसका मतलब टोटल क्रोमोसोम आपके पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 47। तो ये आपके पास डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है, और डाउन सिंड्रोम आपको क्या लिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से? 47 क्रोमोसोम विद XXY। तो आपके पास ये क्लाइनफेल्टर की बात है, डाउन सिंड्रोम की नहीं। 45 क्रोमोसोम एक्सो टाइप के क्रोमोसोम, ये टर्नर सिंड्रोम की बात है, डाउन सिंड्रोम की नहीं है। 47 क्रोमोसोम XYY ये कंडीशन नहीं होती। आपके पास ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर, ये वाली बात सही। आंसर 4 हो जाना है 21 का। अगला क्वेश्चन देख लें 122। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के आपको इवेंट्स को स्टडी करना है और बताना है कि प्रोफेज 1 में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम साइनेप्सिस कहते हैं, और फॉर्मेशन होती है बाइवेलेंट या टेट्राइड की, और ये वाला काम होता है जाइगोटीन में। किसमें होता है? प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में। फिर लिखा क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ग्रेजुअली विजिबल हो गए तो कॉम्पैक्शन शुरू हो गया है, और कॉम्पैक्शन शुरू हो जाता है कहां पर? लेप्टोटीन में। फिर लिखा हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये वाला काम होगा पैकाइटीन में। चाहे आप देखिए अगला टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा, मतलब चियाज़मेटा जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर जाने लगा है, ये काम होगा डायाकाइनेसिस में। और उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ ये वाला काम होगा डिप्लोटीन में, और यहीं पर आपको दिखाई देगी एक्स शेप की स्ट्रक्चर आपके, जिसे हम कहेंगे चियाज़मेटा। तो जाइगोटीन, लैप्टोटीन, पैकाइटीन, डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन, ये सारे के सारे आपके पास इवेंट हैं किसके? प्रोफेज 1 के। तो आपको यहां पर करेक्ट आंसर लगाना था, तो मुझे तो ये सारे इवेंट्स लग रहे हैं। आंसर थर्ड बन जाना है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 122 का थर्ड हो जाएगा। सारे के सारे इवेंट्स हैं। 123 देखिए, 123 क्वेश्चन पढ़िए। द एंजाइम्स इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम प्लांट सेल एंड द एंजाइम बी, ये एक पहला एंजाइम पूछ रहा है और फिर कह रहा है एंजाइम बी है जिसमें हमें जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है फ्रॉम फंगस।
तो चूज द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पता है प्लांट सेल की बात करी जाए उसके पास भी सेल वॉल है, और आपके पास फंगल सेल की बात करी जाए उसके पास भी सेल वॉल है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचने के लिए पहले सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा, फिर जितने मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उन्हें डीस्टेबलाइज डीपोलराइज करके उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड जो आपके पास जो भी मटेरियल है, एसिडिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियर, जिसे न्यूक्लियन बोलते हैं, उसे आइसोलेट करके आप यूज करोगे आरएनएस को, प्रोटीएजेस को, तब डीएनए मिलेगा। और डीएनए को चिल्ड एथेनॉल में डालकर उसे प्रेसिपिटेट करके उसे बाहर निकलने वाली प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। ऐसे आप जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस तो नहीं पूछ रहा, लेकिन वो पूछ रहा है कि सेल वॉल को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे। तो प्लांट की सेल वॉल को रिमूव करना है, तो प्लांट की सेल को के अंदर की सेल वॉल को रिमूव करना है तो आप सेलुलेज का यूज करिए, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती। और अगर मैं फंगल सेल वॉल की बात करूं, तो फंगस की बात करूं तो उसकी सेल वॉल को रिमूव करने के लिए आपको काइटिनेज चाहिए, क्योंकि काइटिन की बनी होती। अगर यही बैक्टीरियल सेल होती तो उसकी आपके पास सेल वॉल को रिमूव करने के लिए सेलुलेज चाहिए होता। तो यहां पर पहले ए लिखा हुआ है, ए के लिए मुझे चाहिए सेलुलेज और बी के लिए चाहिए मुझे काइटिनेज। तो सेलुलोज और काइटिनेज जहां लिखा हुआ है, पहले पे सेलुलोज ठीक है, दूसरे पे प्रोटीएजेस गलत। सेलुलेज काइटिनेज, काइटिनेज पहले नहीं होगा, लाइपेजेस की बात नहीं। आंसर आपके पास सेकंड बन जाना है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट कराना है। बताइए। पार कैप्चर्ड बाय द प्लांट। पार का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि अर्थ सरफेस पर 50% तक लाइट जो पहुंचती है उसका सिर्फ 2 से 10% तक ही प्लांट यूज प्लांट यूज करते हैं आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए। ये वाली बात सही है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन 55 बिलियन टन, जो टोटल का 30% होता है, याद रखिएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ सरफेस 65 बिलियन टन की बात नहीं, आपके पास अगर होल बायोस्फीयर की बात करी जाए तो ये 170 बिलियन टन वाली बात सही है। अगर मैं बात करूं कि अर्थ सरफेस या फिर टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर, लैंड पर कितनी पाई जाएगी, तो वो लगभग होगी 115 बिलियन टन। तो यही वाली बात आपके पास गलत आ रही है। आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड 124। अगला 125। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कौन सा इसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेकर? आपको पता है कि यहां पर सबसे ज्यादा नंबर में स्पीसीज पाई जाती हैं, और वो भी वो स्पीसीज जो सिर्फ इसी एरिया में पाई जाएंगी, और जो स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज होती हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। फिर लिखा अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ये भी बात सही है। मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, ये भी बात सही है। मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, ये बात गलत है। आंसर आपके पास गलत निकालना था। और आपको यह भी पता है हॉटस्पॉट जो है टोटल आपके पास वर्ल्ड में 34 है, और आपके पास इंडिया में कितने हैं? 3। क्लियर? आंसर गलत निकालना था तो 4 हो जाएगा। 126। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। तो आपके पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी लेते हैं बाहर होने वाली रिएक्शन से, और उन रिएक्शन में आपके पास कौन इन्वॉल्व है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहां पर वो एनर्जी सनलाइट से नहीं, इंफ्रारेड रेज से नहीं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस से नहीं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 4। 127। इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज। लाइसोसोम कह रहे हैं कि उसका पीएच अगर हम इंक्रीज कर दें और उसे ले जाएं एल्कलाइन की तरफ, व्हाट विल बी द आउटकम? आपको यह बात पता है कि लाइसोसोम एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर। अगर उसे एल्कलाइन ले जाओगे तो उसकी वॉल रिमूव ही नहीं होगी, और वहां से अंदर से एंजाइम रिलीज ही नहीं होंगे। कहने का मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल फंक्शनल मोर एफिशिएंटली। गलत जवाब। हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। यस, बात सही है। फिर बाद में लगा लाइसोसोम एंजाइम विल बी रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, नहीं होंगे। फिर लिखा लाइसोसोमल एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, नो। आंसर आपके पास सेकंड सही है।
127 का सेकेंड। ठीक है, अगला आपके पास क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए? ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए क्या चाहिए? तो आपको पता है कि हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ मतलब जो है ना एंटीजन में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज में डिफरेंस पैदा कर लेती, और रिस्पॉन्स सिर्फ आउटसाइड वाले को करेगी, नॉन मतलब जो है ना फॉरेन को करेगी, नॉन सेल्फ को करेगी। तो अगर वो आपसे कहे ग्राफ्ट रिजेक्शन किसके जरिए होता है, तो लिखा हुआ है कि नो एबिलिटी टू रेसिपिएंट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ और नॉन सेल्फ। अगर ये का एबिलिटी नहीं होगी तो भाई क्यों रिजेक्ट करेगी? गलत बात। आपके पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी नहीं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, सेल मीडिएटेड की बात है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन मतलब जो है ना किससे मीडिएटेड होती है? टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड है। क्लियर? अगला 129, इफ डीएनए कंटेन्स सल्फर, अगर डीएनए के पास, देखो शर्त है, अगर डीएनए कंटेन्स सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस। पहले तो आपको पता है ना कि डीएनए को किससे हैवी किया जाता है? P32 से इन जनरल। और आपके पास प्रोटीन को किससे हैवी किया जाता था? S35 से। किससे? S35। अब वो ये कह रहा है कि हमने कुछ सिचुएशन चेंज कर दी। डीएनए को अगर आप देखो, जब ये कंडीशन थी और जब हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, तो दो एक्सपेरिमेंट थे। एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जिसमें हम प्रोटीन हैवी किए थे, और रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिली थी? तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली थी कहां पर? सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट मतलब सुपरनेटेंट में देखने को मिली थी, इसका मतलब आपको प्रोटीन में देखने को मिली थी, पहला। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपके पास क्या था कि भैया हमने यहां पर तो यूज किया था प्रोटीन को लेकर S35 और यहां पर यूज किया P32। और जब ऐसा काम किया हर्सेन चेज के एक्सपेरिमेंट में, तो रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? तो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली थी पैलेट में, और पैलेट में देखने को मिली थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मतलब डीएनए में थी। अब यह कहानी पलट दो। अब यह कहानी पलट दी गई तो कहा जा रहा है कि डीएनए को हमने क्या किया है? डीएनए को कर दिया है S35, है ना। और आपके पास यहां पर प्रोटीन क्या कर दी गई है? प्रोटीन कर दी गई है आपके पास P32। अब अगर ऐसी कंडीशन होगी और यही एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपको पैलेट मतलब जो सेल्स होंगी, सेल्स के पास रेडियो एक्टिविटी जो दिखाई देगी उसमें क्या होगा? P32 होगा, वहां पर S35 होगा ही ना। P32 नहीं, सॉरी, S35 होगा, S35 ना कि P32, क्योंकि पहले P32 आपके पास रेडियो एक्टिविटी सेल्स में देखने को मिली थी नॉर्मल। हमने कंडीशन बदल दी, और जब कंडीशन हमने बदल दी, देखिए, इफ डीएनए कंटेन सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, व्हाट would have been the outcome of Hershey and Chase का एक्सपेरिमेंट? तो नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। क्या बताओ, ये वाली बात सही है? नो रेडियो एक्टिव। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि रेडियो एक्टिव सल्फर, और वो भी नो की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगा? गलत बात। फिर लिखा बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, दोनों नहीं मिलेंगे, ये भी बात गलत। रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल यस, क्योंकि सेल किस में पाई जाएंगी? पैलेट में। पहले तो पैलेट में जो बैक्टीरियल सेल थी उसमें क्या पाया जा रहा था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। कंडीशन बदल दी है, जस्ट फॉस्फोरस की जगह सल्फर आ जाएगा, बात खत्म। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बैक्टीरियल सेल नहीं, आंसर आपके पास थर्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने आइसोटोप को बदल दिया है। तो जो आइसोटोप पहले पैलेट मतलब सेल में दिख रहा था एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो बदल जाएगा, बस बात खत्म। पहले फॉस्फोरस दिखता था, अब सल्फर दिखेगा, नॉर्मल। अगला देखिए, लिखा हुआ है 2 बटरफ्लाई स्पीसीज। कितनी? 2 बटरफ्लाई स्पीसीज आर कॉम्पिटिंग फॉर सेम नेक्टर। 2 बटरफ्लाई हैं, सेम नेक्टर के लिए कॉम्पीट कर रही हैं।
लिखा हुआ है दो टू सर्वाइव एंड को एग्जिस्ट टुगेदर, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट भी करना चाह रहे हैं। दे में अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करके, तो बताओ वो क्या कर सकती हैं उस गार्डन में रहने के लिए? वो रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग कर ले। क्या कर ले? रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग। और रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग अगर हम कर लेंगे तो आप मुझे बताइए, रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप क्या करो, फीडिंग टाइम चेंज कर लो, या तो फीडिंग टाइम चेंज, या फिर फीडिंग हैबिट चेंज कर लो, या फिर क्या कर लो, फीडिंग हैबिट चेंज कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फीडिंग हैबिट, फीडिंग, तो फीडिंग एट द सेम टाइम करें, हर सेम टाइम करेंगे तो भाई साहब कंपटीशन होगा। गलत जवाब। चूजिंग डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, यस, आप फॉरेजिंग पैटर्न को बदल लो, आप कंपटीशन को क्या कर दोगे, कम कर लोगे। इंक्रीजिंग द टाइम स्पेंड दो अटैकिंग ईच अदर, कह रहे हैं कि टाइम हम आपके पास जो भी मतलब सेम रिसोर्सेज के लिए टाइम लगा रहे हैं उसका टाइम बढ़ा दें, नो नो नो, ये भी नहीं। आपके पास प्रीडेटिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे को खा जाए, ना ना। आंसर आपके पास सेकंड हो गया। क्या हो गया बेटा? सेकंड। सेकंड की बात करी जाएगा तो 132 का सेकंड है। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा, मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ। ये दोनों आपस में केमिकल एनालॉग हैं। आपको पता है एक आपके पास मैड काउ डिजीज है कैटल में, वैसा ही एक एनालॉग डिजीज जो है वो आपके पास ह्यूमन में है। और ये किसके लिए है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स से रिलेटेड है, जिसे हम प्रायोन्स कहते हैं। जवाब क्या हो जाएगा? 4, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। वायरॉइड से कौन सी डिजीज होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरस से तो बहुत सारी डिजीज, बैक्टीरिया से भी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। यहां पर कौन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस नहीं है? एस्ट्रोजन नहीं है, वो तो हार्मोन है। मल्टीलोर 375 है, ये कॉपर रिलीजिंग है। लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड है, आयोडीज है। और आपके पास प्रोजेस्टा सर्ट, LNG-20 और प्रोजेस्टा सर्ट जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं। तो आपके पास ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 133 लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। लिखा हुआ, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर। अगर एक्टिन और फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाएगा तो भाई साहब सार्कोमियर की लंबाई कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। ये इंक्रीज लिखा है, गलत जवाब। फिर लिखा है, लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। बिल्कुल बात सही है, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट रहता है। आई बैंड इंक्रीजेज, नो, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड क्या हो जाएगा? कम। सार्कोमियर क्या हो जाएगा? कम। एच जोन क्या हो जाएगा? कम। द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे। स्लाइड अवे की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि स्लाइड टुवर्ड्स द ए बैंड होगा। स्लाइड टुवर्ड्स द ए बैंड रिजल्टिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर की शॉर्टनिंग तो होगी लेकिन टुवर्ड्स द ए बैंड जाएंगे, है ना? तो ये वाली बात भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 133 का सेकंड। 133 का सेकंड हो जाएगा बेटा। अगला देखिए 134, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऐसी प्रोडक्टिविटी जो आपको प्लांट से मिल रही है, जो आपको मिल रही है किससे? आपको मिल रही है प्रोड्यूसर से, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कह रहे हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसमें अभी आपका टोटल बायोमास लॉस, मतलब टोटल बायोमास प्रोडक्शन है, इसमें रेस्पिरेटरी लॉस नहीं निकाले तो इसी को हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मुझे कंज्यूमर से प्राप्त होती है। प्राइमरी प्रोडक्शन होगा लेकिन ये आपके पास प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाया जाएगा, नेट नहीं और सिर्फ प्राइमरी नहीं, ग्रॉस, टोटल। टोटल बायोमास लिखा हुआ है ना, टोटल बायोमास का प्रोडक्शन जो भी है।
वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। और इसी ग्रॉस में से, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, अगर मैं रेस्पायरेशन लॉस निकाल दूं, क्या निकाल दूं बेटा, रेस्पायरेशन लॉस निकाल दूं, तो क्या होने वाला है, तो आपके पास यही बदल जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। और यही प्रोडक्टिविटी होती है जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं। तो कंज्यूमर्स आर डिपेंड ऑन जीपीपी और एनपीपी, जवाब है एनपीपी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में। यहां पर फ्लूइड का और किसी चीज का मूवमेंट एक डायरेक्शन में ले जाना है, और जब डायरेक्शन में ले जाओगे तो वहां पर फ्लूइड के मूवमेंट के लिए आपको सीलिया की जरूरत पड़ेगी, है ना। सीलिएटेड एपिथेलियम चाहिए मुझे, यहां पर कैसी चाहिए, सीलिएटेड एपिथेलियम चाहिए बेटा। तो आप बताइए, सिंपल स्क्वेमस काम करेगा, नो। सिंपल कॉलमनार करेगा, नहीं। स्ट्रैटिफाइड करेगा, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सीलिएटेड। क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड, सीलिएटेड। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एन आरएनए वायरस दैट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये एक आरएनए वायरस है और वो डीएनए की सिंथेसाइज करता है जब वो इन्फेक्शन करता है। बात सही है कि नहीं। डीएनए वायरस है रेट्रोवायरस, डीएनए वायरस तो है ही नहीं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस नहीं। जवाब है ये। और ये प्रोसेस कौन सा है जिससे डीएनए आरएनए से डीएनए बनता है, उसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसे वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं वो रेट्रोवायरस के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां पर पहला ऑप्शन नो डाउट बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड टू। आपको पता है कि गाउट स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और ये डिसऑर्डर की जब बात करी जाए तो यहां पर इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से नहीं है, एज के बढ़ने की वजह से नहीं है, ये है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के जमा होने से। तो आपसे कहा जाए इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, बिल्कुल बात सही है। वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डिक्रीजिंग बोन मास, नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू कार्टिलेज डीजनरेशन, नो। वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, नो। आंसर आपके पास गाउट के लिए फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। सही बात बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, वाइटल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में सही बात बतानी। वाइटल कैपेसिटी होती क्या है, आपको पता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर सारे के सारे वॉल्यूम जोड़ दो तो वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, दो डेफिनेशन है। एक, खींच के सांस लेने के बाद, फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद कितनी एयर को हम एक्सहेल कर सकते हैं, वो वाइटल कैपेसिटी है। या फिर कहें कि भाई साहब फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, खींच के सांस छोड़ने के बाद आप कितनी एयर इनसाइड ले सकते हो, ये दोनों आपके पास जो कैपेसिटी है वो वाइटल कैपेसिटी कहलाएंगी। वाइटल कैपेसिटी ईआरवी, टीवी और आईआरवी आते हैं, बिल्कुल सही है, और इसका अमाउंट होता है 4600 ml। आप काउंट करना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद टोटल कितनी आप एयर ले सकते हो, तो ये आपके पास ये हो सकती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल देंगे, वाइटल कैपेसिटी नहीं बोलेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ये बात सही है। इट इंक्लूड ईआरवी, आईआरवी और आरवी, आरवी को काउंट नहीं करते, गलत बात। लिखा हुआ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट और आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, खींच के सांस लेने के बाद कितनी एयर छोड़ सकते हो, यह बात भी वाइटल कैपेसिटी को ही दर्शा रही है। तो आपके पास कितनी बातें सही हैं, ए, सी और ई। जवाब है ए, सी और ई को लेकर थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लो। अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर। भाई साहब, ऐसा पोर्टल कनेक्शन जो पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल और लिवर के बीच,
उसी को तो हम हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। कौन सा पोर्टल सिस्टम है बेटा ये? हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। जवाब क्या हो गया? सेकेंड। हेपैटो पैनक्रियाटिक सिस्टम नहीं, पोर्टल रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं, हेपैटोसिस्टिक नहीं। अगला, panspermia, an idea that is still a favorite for some astronomers, means, और इस panspermia थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स का मानना यह है कि जो अर्थ पर लाइफ आई है वो डिफरेंट प्लैनेट्स से आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। इसी को हम कहते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर नहीं, ये तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी का कहना था। ये कौन सी थ्योरी का कहना है? ए बायोजेनेसिस। क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम केमिकल्स, ये लाइफ फ्रॉम केमिकल्स की बात करी जाए, भाई केमिकल इवोल्यूशन हुआ, ये ओपेरन और हेल्डेन की बात है, ओपेरन और हेल्डेन की। ओरिजिन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन टेस्टिस, नहीं भाई साहब ये कुछ अलग ही लिख दिया है। ट्रांसफर ऑफ स्पोर एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट ऑन अर्थ, ये वाली बात सही। आंसर 4, ठीक है। अगला, अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। याद रखिएगा अटैचमेंट के पास वाला प्रॉक्सिमल और दूर जैसे ही चले जाओगे डिस्टल। इसका मतलब अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लोब की। मेमोरी लोब कितने होते हैं? तो 15 से 20 मेमोरी लोब है। इसी मेमोरी लोब के अंदर पाए जाते हैं मिल्क सिक्रीटिंग एल्वुलाई। फिर आपके पास फिर क्या आता है इसमें? मेमोरी जो आपके पास एल्वुलाई है, फिर वहां से मिल्क लेकर निकलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल लेकर निकलेंगे, फिर आएगा मेमोरी डक्ट, फिर उसके अलावा फिर आपके पास आ जाएंगे मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला वाइडर पार्ट है, और मेमोरी एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट। कौन सी डक्ट बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट। एंड देन आपके पास ये निप्पल में ओपन हो जाएगा। तो ये मिल्क का पूरा पाथ हो गया। तो आपके यहां पर मिल्क सिक्रेटिंग क्या है? तो यहां पर आपके पास पाई जाएंगी जहां पर मिल्क सिंथेसाइज हो रहा है, उसे हम मेमोरी एल्वुलाई कहते हैं। अब मेमोरी एल्वुलाई में सिंथेसिस ऑफ मिल्क है, फिर उसका पाथ है ये वाला कि भाई पहले मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड द निप्पल। तो आप बताइए सही से इसे अरेंज करिए। तो आपके पास सबसे पहले एल्वुलाई की बात आ जाएगी कि नहीं? सी, यस और नो? तो सबसे पहले एल्वुलाई में सिंथेसिस हो गई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स की बात आ जाएगी, 2 हो गया, मतलब सी हो गया, सी के बाद ई हो गया, सी के बाद ई, फिर बाद में मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद आ जाएगा मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट आ जाएंगे तो ये तीसरा नंबर सी, ई, और फिर आ गया ए। फिर इसके बाद आपके पास डक्ट के बाद क्या आ जाता है? एम्पुला। डक्ट के बाद आ गया एम्पुला, चौथा नंबर, ए के बाद डी, और फिर आ जाएंगे लैक्टिफेरस डक्ट, बी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? सी, ई, ए, डी, बी। सी, ई, ए दिया हुआ है, सी से शुरू ही नहीं किया है, ई से शुरू ही नहीं किया है, एक ही ऑप्शन है आपके पास। थर्ड आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मुझे ये बता दो। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 142, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबॉलिक आपके पास सिंबल्स दिए होते हैं, उसे पहचानना है, उसमें से इनकरेक्ट। अगर ये आपके पास ऐसा बॉक्स बना हुआ है, सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, ठीक है। अगर उसमें कलर भरा हुआ है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। एक लाइन है तो इसे कॉन्टेजुअस मेटिंग नहीं कहते। यहां पर 2 लाइन अगर होती तो हम कहते ये तो सिंपल मेटिंग है। और ये आपके पास ऐसे पेरेंट मदर है जिसका बेटा जो है वो डिजीज है, अफेक्टेड है, ये बात सही है। गलत जवाब तो थर्ड है। 142 का थर्ड हो जाएगा बेटा, 42 का थर्ड। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए?
कौन सा मेथड हम यूज नहीं करते इनटू द प्लांट सेल, कौन सा मेथड यूज नहीं करते प्लांट सेल में हमने एलियन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए? एग्रोबैक्टीरियम मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियम, टी प्लाज्मे टी डीएनए का यूज करते हैं ना, और आपके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, वो अपने पार्ट को तोड़ता है और फिर जोड़ देता है। जीन गन का यूज करते हैं बिल्कुल, डिसआर्म पैथोजन का यूज करते हैं बिल्कुल, बैक्टीरियोफाज का नहीं करते। आंसर 4। अगला, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कह रहे हैं उस पार्ट के बारे में बताइए ह्यूमन ब्रेन के जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और जो ऑल्टर कर सकता है रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो बताइए वो सेंटर कहां होता है जो मॉडरेट करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को? वो होता है पोन्स रीजन में, उसी को हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड। अगला, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ? अरे भैया आप सिंपल सा याद रखना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे एक से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? 2। तो अगर आपके पास 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, कितने मिलियन? 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाना है, तो आप बताइए कितना चाहिए सेकेंडरी oocyte? तो भैया इसके जस्ट आधे कर दो, 200 मिलियन चाहिए। क्या चाहिए? 200 मिलियन चाहिए आपके पास क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जवाब आ गया आपका, जवाब हो गया, और वो हो गया 200 मिलियन, 145 का थर्ड। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लो, 146। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू। किसके अबाउट? मस्कुलर टिश्यू के अबाउट आपको करेक्ट बात बतानी। स्केलेटल मसल फाइबर यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, गलत जवाब है ये बिल्कुल, क्योंकि स्केलेटल मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है, एक से ज्यादा होता है। इंटरकलेटेड डिस्क अलाउ कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट अस एज अ यूनिट। दो मतलब कार्डियक मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए आपके पास इंटरकलेटेड डिस्क है, एक यूनिट की तरह काम करेगा। सही है। द वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम, बिल्कुल गलत, स्क्वैमस का बनेगा। स्मूथ मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती नहीं है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। जवाब आपके पास 146 का सेकेंड हो गया। अगला देखिए, असर्शन और रीजन है आपके पास, FSH which interact with the membrane bound receptor very easily enter the target cell। तो क्या FSH आपके टारगेट सेल के अंदर एंटर करेगा? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन है, और प्रोटीन हार्मोन हमारी सेल के अंदर एंटर नहीं करता, सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करता बेटा। इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल गलत है। फिर लिखा बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। रीजन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। आपके पास आंसर सेकेंड बन जाना है। क्या बन जाएगा? सेकेंड। 148। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन आपके पास वर्टिब्रेट में आएगा, आपके पास कैसी फिश है? मरीन फिश है। हिप्पोकैम्पस ग्नाथोस्टोमेटा में आएगा, जबड़े हैं। चिलोन पीसिस स्पाइसिस में नहीं आएगा, गलत बात, रेप्टाइल है। टेरोपस टेट्रापोडा में आएगा, गलत जवाब थर्ड। अगला बताइए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड। हाँ या ना? तो प्रेगनेंसी के दौरान आप मुझे बताइए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? आपके पास मैटरनल ब्लड में थायरॉक्सिन का अमाउंट बढ़ जाता है। फिर लिखा प्रेगनेंसी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ द मदर। नॉट, ये वाली बात गलत है ना? आपके पास असर्शन सही है, रीजन गलत है।
असर्शन सही, रीजन गलत, आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। अगला क्वेश्चन 150 लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट बात बतानी। दे लैक स्केल एंड पेयर्ड फिन्स, तो इसके पास स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, ये बात सही है। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉ, विद जॉ नहीं, ये तो जॉलेस होते हैं, विदाउट जॉ। फिर 6 से 15 गिलस्लेट्स होते हैं, ठीक है। माइग्रेट डीप सी, माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, ये भी गलत है। ये सी से किधर जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं फॉर माइग्रेशन, फॉर स्पॉनिंग। तो आपके इनकरेक्ट बात तो बी और डी आ गई है, और बी डी को लेकर आपके पास थर्ड जवाब होगा। ठीक है बेटा, तो ये थे मेरे सेशन के, मेरे पोर्शन के 30 क्वेश्चन 121 टू 150। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप ऐसे ही अपनी तैयारी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और आगे के क्वेश्चंस के लिए विक्रम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 42, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ। पेपर काफी बढ़िया था, आप सबने बच्चों के हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेपर डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक की जर्नी आपके साथ की। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 180 तक की जर्नी आपके साथ करने जा रहा हूँ। कुछ नहीं, पहला सवाल है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये सवाल आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का है। हालांकि बोन और कार्टिलेज वगैरह आप लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे, लेकिन ये लाइनें वहीं लिखी हैं कि बोन जो होता है सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स का, क्योंकि ये मजबूत होता है। जो खुद मजबूत होता है वही दूसरे को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा। वेट बियरिंग फंक्शन लिम्ब बोन, लिम्ब बोन मतलब आपका ये फीमर बोन, आपकी किताब में फीमर लिखा हुआ याद रखिएगा। फिर लिखा लिगामेंट साइट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं सर, लिगामेंट नहीं होता, बोन मैरो होता है, याद रखिएगा। बोन मैरो इज अ साइट ऑफ ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबी सब होगा। एडिपोज टिश्यू स्लाइस स्टोर फूड, बिल्कुल सही है। और टेंडन अटैच टू वन बोन, नहीं, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको लिगामेंट बोलते हैं। और टेंडन जो होता है बोन को मसल से जोड़ता है। ये दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा। ठीक, तो भाई ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो क्या आंसर होगा? ए बी डी पहला आंसर। तो लिखा है कि बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, वेट बियरिंग फंक्शन सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, ए बी। और लिखा है एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, ये बिल्कुल सही है। तो लिखा है लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये गलत है। और टेंडन अटैच टू वन बोन, यहाँ लिगामेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लिगामेंट, याद रखिएगा। तो ये भी गलत। तो ए बी डी पहला आंसर। फिर लिखा बायोवेंट, आप जमाने से पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले हम मियोसिस को मियोसिस 1 मियोसिस 2 में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर इसको फर्दर प्रोफेज 1 प्रोफेज मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टीलोफेज 1। और इस प्रोफेज के 5 स्टेप पहले ही थे स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, याद रखिएगा। ठीक, और इस जाइगोटीन में बनता है आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जिससे क्या बन जाता है? टेट्राड, टेट्राड, याद रखिएगा। अथवा इसी को हम बाइवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ? सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज। आंसर क्या आ गया? पहला। फिर अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जिनके बीच मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, पहले उनके आप जीनोटाइप को समझें कि क्या चीज है। कह रहे नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक, तो पहले इस नॉर्मल गर्ल के बारे में जानते हैं। कह रहे हैं मदर जो है हीमोफिलिक है, ठीक, लेकिन पिता के बारे में बताया नहीं गया, तो इसको नॉर्मल लेंगे। एक्स टैच एक्स एक्स वाई, और ये रहा एल एक्स, और ये आ गया एक्स वाई। अब देखिए ध्यान से, ये वो गर्ल है, ठीक है, जिसकी शादी एक नॉर्मल आदमी से हो रही है। क्यों? क्योंकि कहना है कि एक मेल के साथ जिसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में कोई हीमोफीलिया वाला नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है। अब आपको पता है कि जब आप नॉर्मल का कराओगे तो भाई एक्स
कैरियर एक्स और एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई ये बनेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो लिखा एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपको डैश बना रहा हूं, ये जो मैं डैश बना रहा हूँ, ये हीमोफीलिया के एलील के लिए बना रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं इसको हीमोफीलिया मान रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले एक मदर जो कि हीमोफीलिक है, उसका हस्बैंड जो कि नॉर्मल है, शादी हुई, तो ये आपकी वोमेन, ये नॉर्मल लड़की ये हो गई। इसकी शादी किससे हुई? नॉर्मल से। अब ये क्या, अब इस ऑब्जर्वेशन में मुझे ये दिख रहा है कि इसका एक लड़का बीमार है और एक लड़की कैरियर है, एक लड़का नॉर्मल है और एक लड़की नॉर्मल है। अब देखिए ऑप्शन लिखा हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, तो ये तो गलत। हीमोफिलिक सन ठीक है और कैरियर डॉटर ये सही है। नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन ये भी सही है, लेकिन नॉर्मल सन तो ठीक है, लेकिन हीमोफिलिक डॉटर ये गलत है भाई। ये ठीक है, ये गलत है, तो बी और सी। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो था ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था कि बताइए परसेंटेज ऑफ 50%, 25%। यहाँ पे आपको क्रॉस कराना था, जो ऑब्जर्वेशंस आए उसके हिसाब से ऑप्शन सेट किए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि कितने बच्चे बीमार होंगे 50%, कितने लड़के बीमार होंगे 50%, कितना मेल चाइल्ड 25%, उस तरह से नहीं है। आपको ये ऑब्जर्वेशन मिला और आपको दिख रहा है कि एक लड़का बीमार है, एक लड़की कैरियर है और एक लड़का नॉर्मल है, एक लड़की नॉर्मल है, तो लिखा हीमोफिलिक सन, ये तो ठीक है, लेकिन हीमो डॉटर ये गलत है। हीमोफिलिक सन कैरियर डॉटर ठीक है, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन ये भी ठीक है, नॉर्मल सन सही है, लेकिन डॉटर ये गलत है। क्या आंसर आ गया? बी और सी। अब देखिए लिखा है कि आईयूडी डिक्रीज फैगोसाइटोसिस और स्पर्म विद यूट्रस से, बिल्कुल ठीक है। और आईयूडी से निकलने वाला कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता था। और लिखा आई डू नॉट टेक द सर्विक्स, नहीं, सर्विक्स को अनसुटेबल बनाता था जिससे कि स्पर्म चल ना सके। और फिर लिखा आईयूडी सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी ठीक है। और कहते हैं आईयूडी रिक्वायर सर्जिकल, नहीं, सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, बाई हैंड से भी ये लगाए जा सकते हैं, गलत है ये, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ए, बी और डी, क्या आंसर आ गया? ए, बी, डी का। आईओडी डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होगा, गलत है भाई, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। आईओडी इंक्रीज फैगो, तो ये गलत है, तो यहाँ पे आंसर आ गया बी और डी। तो क्या आंसर आ गया? थर्ड आंसर। तो मुझे दिख रहा है कि आईओडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, ये गलत है, कॉपर जो सप्रेस करता है। और आईओडी डू नॉट नहीं, करता है, आईओडी डस सर्विक्स द होस्टाइल टू स्पर्म, ये गलत है, सप्रेस ये भी ठीक है, लेकिन इनको सर्जिकल इंटरवेंशन के ऑप्शन नॉर्मल बाई हैंड से भी लगाए जा सकते हैं। तो बी और डी, थर्ड आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने कई चीजें पढ़ी थी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहली चीज तो इसमें एक मीडियम था जिसको आप एग्रोज बोलते थे। ठीक, ये किससे निकाला गया? नेचुरल सीवीड से निकाला गया और ये नेचुरल पॉलीमर था। आपको बताया गया कि इसके दो पोल थे, एक माइनस कैथोड, एक प्लस एनोड। ठीक है, आपको मालूम था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव जाएगा, डीएनए जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ लोड किया जाता है और ये चलता इस तरफ है। इतना आपको पता चल गया। फिर लिखा एग्रो नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सेपरेशन डीएनए मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन साइज, बिल्कुल सही है, जो छोटा टुकड़ा होगा दूर जाएगा, उससे बड़ा पीछे और सबसे बड़ा पीछे रहेगा, ये ठीक है। फिर लिखा डीएनए माइग्रेट फ्रॉम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड टू एनोड, लेकिन ये गलत है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा पोलरिटी के अकॉर्डिंग। ए, बी, सी, क्या आंसर आ गया? सेकंड। तो मुझे क्या दिख रहा है कि एग्रोज नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड सही है, और सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एग्रोज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है, छोटा टुकड़ा बहुत दूर जाएगा, बड़ा टुकड़ा कम रहेगा। और उसके बाद लिखा डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चाहिए। नेगेटिव चार्ज क्या है भाई? ये कैथोड, याद रखिएगा, कैथोड टू एनोड, तो ये सही है। और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज से निगेटिव नहीं जाता है क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ए, बी, सी पहला आंसर, नहीं दूसरा आंसर, ए, बी, सी सेकंड, दूसरा आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, इसको निकालने का, बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में है, बी थर्ड, और मल्टीपोलर न्यूरॉन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ए सेकेंड। अब देखिए, और बाकी का आप खुद ही दिख रहा, माइनर फाइबर कहाँ पर आ गया? स्पाइनल नर्व में। और ये अनमाइंड कहाँ होगा? स्पाइनल डी फर्स्ट।
ठीक है। अब पहला वैसे ही गलत हो गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई में नहीं होगा, ये गलत हो गया। और बाईपोलर न्यूरॉन स्पाइनल में नहीं, ये गलत हो गया। आंसर अपने आप क्या आ गया? फोर्थ। तो लिख रहा मल्टीपोलर न्यूरॉन आ गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स ए सेकेंड, और बाईपोलर न्यूरॉन में रेटिना ऑफ आई बी थर्ड, माइनर फाइबर में सी फोर्थ, और अनमाइनर में क्या होगा? डी फर्स्ट। एक्सक्रीशन आपको बताया गया था कि काकरोच में वैसे तो एक्सक्रीटरी आर्गन मेलपिगन ट्यूब्यूल होता है जिसकी संख्या 100 से 150 होती है, जो कि मिडगट हाइंडगट पाया जाता है। इसके अलावा भी और से होते हैं जिसमें यूरिकोस ग्लैंड है, फैट बॉडी है, ठीक है, और एक और होता है नेफ्रोसाइट भी होता है, याद रखिएगा नेफ्रोसाइट्स। इतने और भी स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हिपैटिक सीका ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? डाइजेस्टिव जूस। और ये कहाँ होता है? फोरगट मिडगट के हाइंड जंक्शन पर होता है। इसकी संख्या 6 से 8 होती है। तो क्या आंसर आ गया? हिपैटिक सी का फोर्थ आंसर। से द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब देखिए म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन ये दिया गया ह्यूगो डिवरीज से, ठीक है, ह्यूगो डिवरीज ने। और इन्होंने कहा था कि नेचर में एक सडन चेंज आता है और बड़ा डिफरेंस आता है, ये रेगुलर नहीं होता। और इनका जो वेरिएशन था वो लार्ज था वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन और डायरेक्शनलेस था। मतलब कोई फिक्स नहीं था कि किसका इवोल्यूशन होगा और किसका डायरेक्शनलेस था, और सडन वेरिएशन था, बड़ा डिफरेंस आता था। तो अल्फ्रेड वैलेहालिस ने पॉपुलेशन पर ऐसे लिखा था, पॉपुलेशन पर इन्होंने ऐसे लिखा, और जिससे डार्विन प्रभावित हुए, और डार्विन भी वही सेम निष्कर्ष पर पहुंचे थे, ठीक है। अब देखिए, तो इन्होंने पॉपुलेशन पर काम किया, ऐसे नहीं, पॉपुलेशन पर इन्होंने काम किया था और इन्होंने एक चार्ट बनाया था, याद रखिएगा। पॉपुलेशन पर चार्ट ऐसे करके चार्ट बनाया, और इसी निष्कर्ष सेम निष्कर्ष पर डार्विन पहुंचे थे कि भाई ओवर प्रोडक्शन होता है, वेरिएशन होता है, स्ट्रगल फॉर होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। तो ये सारी बातें इन्होंने भी ये ऑब्जर्वेशन किया था, लेकिन जा करके इन्होंने समुद्री यात्रा पर डार्विन निकले तो इनकी थ्योरेटिकल बातों को प्रैक्टिकली देखा था। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इनका नेचुरल सिलेक्शन संबंध है। वेरिएशन स्मॉल नहीं होता, लार्ज होता है। और पॉपुलेशन पर ऐसे जो था वो माल्थस ने लिखा था भाई, तो लार्ज होता है और डायरेक्शनलेस होता है, ये भी गलत है। सिंगल स्टेप का मतलब एकाएक झटके में बड़ा वेरिएशन होगा, और जो कि म्यूटेशन का काज बनता है, और स्पेसीज जाति निर्माण। क्यों? मान लीजिए जो जीन में चेंज हुआ, डीएनए में चेंज हुआ, और जो नई स्पीसीज बनी उसको नेचर फेवर कर गया, तो इससे स्पेसिएशन होता है। और लिखा लार्ज डिफरेंस, तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली नहीं होता, ये सडन होता है, याद रखिए। ग्रेजुअली का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि सबसे पहले जब आप ब्लड की बात करते हो, ब्लड जो कि 100%, और फिर इसके दो होंगे, एक होगा 55%, एक होगा 45%, और ये होता है प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट से अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है इरेथ्रोसाइट्स का, जो कि देखिए 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक। और प्लेटलेट्स की बात करें 1.5 लाख से 3 लाख, तो ये लाखों में इनकी संख्या है। तो सबसे पहले तो भाई इरेथ्रोसाइट होगा, और फिर प्लेटलेट्स होगा, और उसके बाद नंबर आता है WBC का, जो कि 6000 से 8000 होती है। और इस WBC 5 प्रकार, उसमें भी न्यूट्रोफिल बेसोफिल सबका अलग अलग है। तो न्यूट्रोफिल आपको पता 60 से 65%, तो ये आएगा, ठीक। उसके बाद लिम्फोसाइट 20 से 25, मोनोसाइट 6 से 8, फिर ये आएगा। और इओसिनोफिल कितना होता है भाई? आता 2 से 3%, तो आ गया डी। तो मुझे क्या दिख रहा? CABED, दैट इज सी आएगा आंसर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये दो निकाल लेंगे कि भाई सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट होगा C, और उसके प्लेटलेट C और A केवल एक ही ऑप्शन में। आप देखो, कभी कभी क्या होता है कि बाकी का भले आपको याद नहीं था, लेकिन आप इतना ही जानते थे कि सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट होता है, और उसके बाद प्लेटलेट होता CA, और उसके बाद न्यूट्रोफिल, और उसके बाद आपका मोनोसाइट, और उसके बाद इओसिनो। CABED पहला आंसर। अब देखिए, ये रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन, और आपकी किताब में लिखा है कि इसे पेरोक्सिडेज एंजाइम करता है, और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हिम होता है।
तो क्वेश्चन में एंजाइम नहीं पूछा गया, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछा गया हिम, याद रखिएगा। और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टाइटली बाउंड होता है, एक को फैक्टर है। लिखा है अगेंस्ट द कोडान, कुछ नहीं, आपको देखो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ठीक है, या रेप्लिकेशन हो, हर जगह कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो होगी। मैं कह रहा हूं यूएसी इन्होंने कोडान दिया है इसे एमआरएनए पर 5' to 3'। अब लिखा है यूएसी, तो जो टीआरएनए आएगा ऐसे करके, मान लीजिए जैसे आर्म बना है और इसका ये एंटीकोडान लूप है, तो 5' के सामने 3', 3 के सामने 5', इसके सामने ए आएगा, इसके सामने यू आएगा और यहाँ जी। अब देखो कि 5, यहाँ देखिए 5' 3', ए यू जी लिखा तो ठीक है लेकिन पोलैरिटी गड़बड़ है, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 5 होना, तो 80 वाला तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि चल रहा है ट्रांसलेशन। अब इसको देखिए 5' पर जी यू ए, दैट इज फोर्थ आंसर। तो ये देखो जानबूझ के धोखे से आपने पोलैरिटी अगर मिस कर दिया तो आप पहला आंसर लगा देंगे। फिर लिखा से द करेक्ट स्टेटमेंट, एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल सही है क्योंकि ये रॉस मैकेनिज्म का ही हिस्सा है। फिर लिखा एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। पहली बात, एक इफेक्ट तो ये, और दूसरा इफेक्ट ये सोडियम और वाटर को डीसीटी से निकाल के ब्लड में लाते तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर लिखा एएनएफ एक्ट है चेक, बिल्कुल सही है, एंटागोनिस्टिक है। फिर एएनएफ का जब वैसो डायलेशन नहीं होता, ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। फिर लिखा वैसोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम एडिनो से नहीं होगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये गलत है। तो लिखा ए बी और सी, क्या आंसर आ गया, ए बी सी, फोर्थ आंसर। फिर लिखा से द करेक्ट स्टेटमेंट, एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज, तो बिल्कुल सही है, रास मैकेनिज्म का हिस्सा है। एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एक इफेक्ट तो ये हो गया, और दूसरा इफेक्ट ये कि सोडियम और वाटर को डीसीटी से निकाल के ब्लड में बढ़ाता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये भी सेंटेंस सही है। फिर लिखा एएनएफ एक्ट है चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि एंटागोनिस्टिक है, ये वैसोडायलेटर है और ये पूरा सिस्टम जो होता है ब्लड प्रेशर, ये जीएफआर को बढ़ाने वाले और जीएफआर को घटाने वाला। एडीएच वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी जीएफआर बढ़ाता है। वैसोप्रेसिन पॉजिटिव पिट्यूटरी निकलता है और एक्चुअल में सिंथेसाइज कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, और इसका दूसरा नाम क्या है, एडीएच, तो ये भी गलत है। तो ए बी सी यही सही है, फोर्थ आंसर। फिर लिखा विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज, इस क्वेश्चन को समझिए, आप ध्यान से देखिए मेटाफेज को, उसमें आपका क्रोमोसोम ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये मेटाफेज क्रोमोसोम है, तो इस मेटाफेज क्रोमोसोम में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। और जबकि आप मियोसिस का याद करिए, उसमें कहानी कुछ ऐसे थी, ठीक, वहां पर इस तरह से बना हुआ था, ठीक, पहले तो यहाँ पर ऐसे से बना हुआ था और फिर जब ये अलग हुए तो होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना हुआ था, ठीक है, ये दोनों ऐसे बने हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये दोनों हुआ था। तो 4 क्रोमेटिड नहीं होता, याद रखिए 2 क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम में, तो पहले तो यही हो गलत हो गया, 2 क्रोमेटिड्स, तो यही गलत है। और आपको मालूम है कि जो घटना लेट प्रोफेज में होती है उसे हम अर्ली मेटाफेज को ही मान सकते हैं, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ठीक है, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस सही है, और क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं बिल्कुल सही, यही गलत है। 4 क्रोमेटिड नहीं होते, 2 क्रोमेटिड होते हैं। और इसमें से आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, आपको मालूम है कि एडीए डिफिशियंसी, एडीए का फॉर्मेशन साइट क्या, लिम्फोसाइट, अगर ज्यादा करेक्ट कहेंगे तो बोन मैरो, ठीक, याद रखिएगा बोन मैरो, और बोन मैरो में कौन, लिम्फोसाइट्स। अब देखिए निमोनिया, आपको मालूम बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ठीक है, फंजाई नहीं होगा, ये बैक्टीरिया होगा, ठीक, और मलेरिया प्लस ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा, ये भी गलत। फिर लिखा डिसेंट्री एंटाइवा हिस्टोलिटिका, तो ये प्रोटोजोआ ठीक है। रिंगवर्म माइक्रोस्फेरिक, लेकिन ये फंजाई है, ठीक, तो क्या आंसर आ गया, थर्ड। इसमें आपको 3 वर्ड्स की मैचिंग करनी थी। आप देखिए कोकीन इंटरफेरेट ट्रांसपोर्ट और न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल ठीक है। बेंजोडाइजापेंस और एलएसडी ठीक है, और एम्फीटेमाइंस, ये मेंटल इलनेस की बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन होते हैं, और हालांकि इनका एब्यूज भी होता है, वो अलग बात है। टोबैको स्मोक से लंग कैंसर होता है, और मार्फिन जो होता है जनरली नाक से या इंजेक्शन से लिया सकता है, तो यहाँ सब सही है, गलत कोई नहीं है, नन।
फोर्थ आंसर। फिर देखिए बायोप्सी से कैंसर होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल से भी होता है, विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड डायग्नोज करते हैं, याद रखिएगा गलत है। और फिर लिखा एड्स के पेशेंट जो होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन, जैसे जो इसको एड्स हो जाता है तो इम्यूनली बहुत वीक हो जाता है। तो जितने भी पैथोजन हमारे आसपास टीबी के हो गए और खांसी बुखार जुकाम इन सबके, तो बहुत ससेप्टेबल हो, अति संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो यही गलत है, थर्ड आंसर। अब देखिए लाइकेन आपने पढ़ा था, किसके भी संबंध है, एल्गी और फंजाई, और ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, प्लस प्लस। अब ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक, ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक। इसके कंपोनेंट को फाइकोबायोंट, फंजाई के माइकोबायोंट। ये शेल्टर देता है, मिनरल देता है, पानी देता है, रहने का स्थान देता है, ये खाना बनाता है, तो ये दोनों सही हैं। अब माइकोराइजम पढ़िए, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो इसका मतलब प्लांट है तो ये ऑटोट्रॉपिक है, तो इसका मतलब ये भी ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के बीच एसोसिएशन है, और ये भी प्लस प्लस का एसोसिएशन होता है, याद रखिएगा। ये दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। क्यों, फंजाई और एल्गी भी एक प्लांट है और यहाँ फंजाई हायर प्लांट है, तभी दोनों ऑटोट्रॉपिक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन जो लिखी है, ये लिखी है प्री रिप्रोडक्टिव के लिए, इस क्वेश्चन को समझिए, प्री रिप्रोडक्टिव, और इसके लिए लिखा है रिप्रोडक्टिव, और इसके लिए लिखा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में अंतर ये कि ये दोनों रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव बराबर हो गए, लेकिन ये वाला अभी भी कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन इन बोथ केस, रिप्रोडक्टिव से दोनों में कम है। देखिए ध्यान से, नीले वाले से ये डायग्राम देखिए, अंदर ऐसे जा रहा है, दोनों में ही कम है, ठीक है। तो ये दोनों में कत लिखा, नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लोअर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, सही है, और नंबर ऑफ पोस्ट इंडिविजुअल आर लोअर देन, ये दोनों सही है। ये गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन इस रेफरेंस में नहीं है प्री या पोस्ट के, केवल पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बीच में है। तो नीले वाले को देखिए, इससे हमेशा घट ही रहा है दोनों केस में, दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर पकड़ना है, और यहाँ साइंटिफिक नेम पैथेरा पार्डस, ये किसका होता है, फेरिडी हो गई, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये फैमिली है। और ये होता कि तेंदुए का, सिनम मिलांजिना बैगन है, फैमिली है, भी गलत है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई डिप्टेरा ऑर्डर है। मैंजीफेरा इंडिका सैपिंडेल्स, ये सही है। होमोसेपियंस प्राइमेटा ऑर्डर सही है, तो क्या सही है, सी डी ई, सेकेंड आंसर। ये दोनों फैमिली, हालांकि लिखे सब सही हैं लेकिन फैमिली है, सी डी ई। अब देखिए लिखा शेयर द करेक्ट मैच, मुनरा की अगर हम बात करें, सब मेंबर लाइक ए सेल वॉल, कौन सा इसमें, माइकोप्लाज्मा, तो भाई ये तो ठीक हो गया। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स, जैसे कि आप यूगिनाई पकड़ लो, जैसे कि आप डायनोफ्लेरेस पकड़ लो, और कुछ होते हैं सेप्रोफिटिक स्लाइम मोल्ड, ये भी ठीक है। फंजाई में कुछ आर एडिबल, जैसे मॉरल, ट्रफल, मशरूम, और एनिमेलिया में सारे के सारे हेट्रोफिक, तो सब सही है, ए बी सी डी ऑल, फोर्थ आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तीन चीजों की मैच करानी है। पहली चीज तो भाई ये मुझे ट्रू सीलोम दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है ट्रू सीलोम, ये मुझे दिख रहा है ए सीलोम, और ये मुझे दिख रहा है स्यूडो सीलोम, ठीक, ये भी मुझे ट्रू सीलोम दिख रहा है। अब मैं इतना जानता हूं कि ट्रू सीलोम एनिडा से लेके आगे सब में है, तो आर्थ्रोपोडा में होगा, कार्डेटा में होगा, मोलस्का में होगा, एकांड्रोमेटा में होगा, ठीक। तो भाई ये तो ठीक हो गया, क्योंकि एस्टेरियास दिया है, ये स्टारफिश है, इसका मेंबर है, ये ठीक है। और ये 3 जर्मिनल लेयर तो दिया है, मान लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन ये ट्रू सीलोम नहीं है, और प्लेटी हेलमेंथीज में होता है, ये भी ठीक है। अब देखिए स्यूडो सीलोम जो होता है वो एसके हेलमेंथीज में होता है, तो भाई ये तो गलत हो गया आपका, याद रखिएगा। और ये आर्थ्रोपोडा, ये प्रॉन है, क्रस्टेशिया है, गलत है। और ये बर्ड्स है, बर्ड्स आपका टेट्रापोडा, टेट्रापोडा है तो भाई ग्नेथोस्टोमेटा है, ग्नेथोस्टोमेटा है तो बर्टीबेटा, बर्टीबेटा है तो कार्डेटा है, तो ये भी ठीक है। तो गलत केवल हमारा ये बी वाला है, तो इनका में केवल ओनली बी, यही गलत है, सेकेंड आंसर। अब देखिए फैबेसी फैमिली की बात करें तो ये डाइकॉट की फैमिली है, क्या है ये, डाइकॉट की फैमिली। इसमें जीवन कंडीशन होता है और ये होता है, और इसमें जाइगोमॉर्फिक होता है और बाइसेक्सुअल होता है,
ये आपको पता होना चाहिए। और एंडोसियम डाइडल्फस होता है, मतलब 2 गुच्छों में स्टेमन निकलते हैं। गाइनोसियम मोनोकार्पेली होता है, फ्रूट इसका लेग्यूम है, लेकिन ये टीनो नहीं होगा भाई, ये जाइगोमॉर्फिक है, तो यही गलत है। फोर्थ आंसर फेबेसी फैमिली के लिए यही गलत है। आप देखिए हाइपोगाइनस की बात की, हिबिस्कस, हिबिस्कस ये आपका सनफ्लावर है, ये चाइना रोज है, ये चाइना रोज है, तो भाई हाइपोगाइनस ठीक है, सुपीरियर ओवरी। पेरीगाइनस में रोज तो आप जानते थे, और ये 2 एग्जांपल थे, प्लम रोज पिच, और एपीगाइनस में रे फ्लोरेट्स ऑफ हेलियंथस, ये सनफ्लावर प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट, तो ये भी ठीक है। पेरियंथ में कैलिस्कोला में डिस्टिंक्ट नहीं होता, इसका एग्जांपल है लिली, और इसकी यूनिट का नाम क्या होता है, टेपल, फैमिली कौन सी, लिलिएसी, और पेरियंथ इसके अलावा पोएसी में भी है, याद रखिएगा। ठीक, तो मुझे क्या दिख रहा है, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, हिबिस्कस, इसी को बोलते हैं चाइना रोज की फैमिली मालवेसी, और पेरीगाइनस में रोज, दूसरा एग्जांपल प्लम, और तीसरा है पिच। ठीक, और एपीगाइनस में रे फ्लोरेट सनफ्लावर, रे फ्लोरेट जो होता है वो फीमेल फ्लावर होता है या न्यूट्रल होता है, मेल नहीं होता, याद रखिएगा, रे फ्लोरेट फीमेल होता है, न्यूट्रल होता है। फिर लिखा पेरियंथ की यूनिट थोड़ी टेपल, और ये लिली में पाया था, लिलिएसी है, पोएसी है, याद रखिएगा। तो मुझे दिख रहा है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, तो क्या आंसर आ गया, पहला। तो हाइपोगाइनस हिबिस्कस ए फर्स्ट, पेरीगाइनस रोज बी सेकेंड, एपीगाइनस रे फ्लोरेट सनफ्लावर सी थर्ड, और पेरियंथ में कैलिक्स डी फोर्थ। अब देखिए पहला डायग्राम मुझे क्या दिख रहा है, पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा अगर है तो भाई ये सिंपल टिश्यू है, और सिंपल में भी कौन है, ये परमानेंट है, ठीक है, तो ये परमानेंट है, ठीक है, सिंपल परमानेंट हो गया। और ये आइसोडायमेट्रिक है, मतलब सबका एक डायमीटर होता है इस तरह से, तो ये तो ठीक है भाई, परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और ये फोटोसिंथेसिस स्टोरेज करे, क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफिलस होता है, इसमें क्लोरोफाइल हरा दिख ही रहा है। अब देखिए ये वेसल्स है, ये वेसल्स में होता है, ठीक, ये वेसल्स है, और ये कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि नीटम, वेल्वेसिया और इफेड्रा, इनमें पाया जाता है, और मोस्ट एंजियोस्पर्म में है। ठीक है, तो लिखा नीटम, वेल्वेसिया और इफेड्रा, ये तीन ऐसे जिम्नोस्पर्म होता है। तो इसका मतलब आप जब वेस्कुलर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें तो टेरिडोफाइट भी आएगा, जिम्नो भी आएगा, ठीक है, और ठीक है, अगर आप जब वेस्कुलर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें टेरिडो, जिम्नो, एंजियो आएगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर वेसल्स का है ये केवल कुछ जिम्नोस्पर्म, नीटम, वेल्वेसिया, इफेड्रा में है, और मोस्ट एंजियोस्पर्म में है, सारे वेस्कुलर प्लांट में ये नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। हालांकि ये बात सही है कि ये डेड सेल है, यहाँ ट्रैकिड होता डायग्राम तो आंसर सही होता, तो मुझे ये गलत दिख रहा है, पहली बात। तो सेल्स आर विदाउट, पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर सेकेंड है भाई। तो क्या लिखा, पहला पैरेन्काइमा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, आइसोडायमेट्रिक, सबका डायमीटर एक बराबर है, और चूंकि क्लोरोफिलस है तो स्टोरेज, सिक्रीशन और फ्लोरेसेंस करता है। सेल्स आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, सही है, लेकिन सभी वेस्कुलर प्लांट में नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट एंजियोस्पर्म में है और कुछ जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा में है ही नहीं, तो पहला सही है, दूसरा गलत। लिखा गिवन बिलो आर टू सेंटेंस इन सम टिश्यू फाइगोसिटिक सेल्स, आपको मालूम था, याद करिए, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, इसके डायग्राम को देखिए ध्यान से, उसमें आपको मैक्रोफेज दिखाई देता है, ठीक है, मैक्रोफेज दिखता है जो कि फैगोसिटिक होती है, तो ठीक है। आपको बताया गया था कि जब आप टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें फाइबर होता है, उसमें एक स्पेशलाइज सेल होती है, और उसमें एक मैट्रिक्स होता है, इन तीन चीजों से कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ये बेसिक कैरेक्टर होता है नॉर्मली, और ये सेल ही होती है जो फाइबर डेवलप करती है, कोलेजन, इलास्टिन, और ये मैट्रिक्स बनाती है। लेकिन कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं टिश्यू जिनमें ये फाइबर एब्सेंट होता है, जैसे कि ब्लड, इसका मतलब कुछ ऐसे टिश्यू हैं जिनमें ये सेल, स्पेशलाइज सेल, फाइबर को सिक्रीट नहीं करती है। तो क्वेश्चन लिखा है कि सभी टिश्यू में स्पेशलाइज सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, नहीं, ये गलत है, ब्लड में ऐसा नहीं होता, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। तो फर्स्ट इज करेक्ट, और पहला सही है, दूसरा गलत है। लिखा कि अब देखिए आपकी किताब ने सवाल कहा है कि चलो मान लेते हैं कि इरेथ्रोसाइट जिसको आप आरबीसी कहते हो, और मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट, इन कोशिकाओं में मैच्योर होने पर
जो न्यूक्लियस होता है वो खत्म हो जाता है। तो क्या ये कोशिकाएं लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछा, याद रखिएगा, ये मैं नहीं, एनसीईआरटी ने। देखिए उस पैराग्राफ को ध्यान से कि इज सेल्स आर लिविंग एंड नॉट, नहीं लिविंग है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म कर रही है, आरबीसी डेड थोड़ी होती है, 120 उसका लाइफ स्पैन होता है। तो एट मैचुरेशन द एथ्रोसाइड लाइक न्यूक्लियस, ये बात ठीक है, लेकिन दे बिकम डेड सेल नहीं होते, दे आल्सो बिकम स्टिल, तो आप लिखेंगे स्टिल लिविंग, अभी भी ये जीवित कोशिका होती है, गलत है। अब मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, अब देखिए आपको पढ़ाया गया था कि जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उनके सारे कंपोनेंट आपके जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा में नहीं है, टेरिडोफाइटा में वेसल्स नहीं है, और जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं है, कॉम्पेनियन सेल नहीं है, वेसल्स ज्यादातर नंबर में नहीं है। तो अब जो वेसल्स सीव ट्यूब तो जिम्नोस्पर्म में है ही नहीं, ये एंजियोस्पर्म की बात है, तो ये ऐसे गलत हो गया। लैग न्यूक्लियस ठीक है, लेकिन ये गलत है, दोनों सेंटेंस गलत है भाई, याद रखिएगा। तो मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म लैग न्यूक्लियस गलत है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का प्रोकैरियोट है, मुनरा है, तो इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सही है। मीजोसोम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट सही है। अब देखिए जेलीफिश एक एनिमल है, इसका नाम है ओरिलिया, ये मेंबर है फाइलम सीलेंट्रेटा का। अब आपको मालूम था कि जो एनिमल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो क्यों साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। यहाँ कोई प्लांट लिखा होता है जैसे स्पेगनम फ्यूनेरिया तो सही होता, तो यही गलत है। मैच थर्ड आंसर। आप देखिए आपकी किताब में कहा गया एक होता है फिजिकल प्रोसेस जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होता है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर रासायनिक चीज वही रहती है। आप आइस बोलोगे तो H2O, वाटर बोलोगे तो H2O, वेपर बोलोगे तो H2O, तब भी सही है। तो ये फिजिकल प्रोसेस। अब स्टार्च को देखिए, स्टार्च C6H12O6 का पॉलीमर है, और जब इसमें वाटर ऐड करते हैं हाइड्रोसिस तो ये ग्लूकोज के मोनोमर टूटता है, मतलब इसकी रासायनिक संरचना बदली है, पहले ये पॉलीमर था मोनोमर हो गया, तो ये केमिकल प्रोसेस है। दोनों सेंटेंस सही है, ये फिजिकल है केमिकल है, आपसे बुक ने पूछा हुआ है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखिएगा, बायो में दिया हुआ है। अब देखिए चार्ट आपकी किताब में फुट में लास्ट में बना हुआ है, तो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक C3 प्लांट C4 प्लांट प्राइमरी CO2 RUBP, भाई सही है, इसमें PEP, और इसमें लिखा है कि प्राइमरी CO2 फिक्स प्रोडक्ट PGA और OA, बस ये एक मालिक्यूल या दो मालिक्यूल। सेल टाइप इनविच नहीं सर, बंडल शीथ इसमें मीजोफिल में होता है, मीजोफिल में होता है, और केल्विन साइकिल जो होती है वो बंडल शीथ में चलती है, गलत है। और इस पर नॉर्मल आपकी क्लोरोफिलस सेल दैट इज पैरेन्काइमा में होता है, तो ये गलत है। फिर लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन प्राइमरी CO2 से 5 होता है, इसमें 3 होता है, ठीक, तो यही गलत है भाई। 5 कौन सा RUBP, और ये कौन सा है PEP। इसको फिक्स करने के लिए एंजाइम पेप्केज, और RIP के लिए रुबिस्को, तो यहाँ पैरेन्काइमा होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे बंडल शीथ, यहाँ पे मीजोफिल होना चाहिए था, थर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों सेशन खत्म हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। हमारे तीन साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर सैलिम सर ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है, आगे उम्मीद है कि ये लोग ऐसे ही करेंगे, और मैं भी इस तरह से आपको मिलता रहूंगा। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।